Good morning everyone. Today we will discuss about relation between torque and moment of inertia, that is बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जड़त्व आघूर्ण यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आप, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध निकालना है हमको, मतलब फिर से जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं बल आघूर्ण के बारे में तो आपको जानते ही हो आप लोग, बल आघूर्ण के बारे में, जड़त्व आघूर्ण के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। डायग्राम आपका उसी प्रकार से बनेगा जैसा हर बार बनता है, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम बनाने में। इस तरह से थोड़ा सा पेन को हिलाते हुए डायग्राम बना लेंगे आप, है ना। फिर ये आपके पास ये अक्ष हो जाएगी एक्स डैश, और फिर से क्या कर लीजिए आप, कण ले लीजिए, जितने कण आप लोग लेते हैं, है ना जी। कण M1, M2, M3, M4, M5 और Mn, और दूरियां R1, R2, R3, R4, R5 और Rn। और यहाँ पर डायग्राम में एक चीज़ हमको और बनानी है, और वो है आपका क्या, मुझे बताइए। बल आघूर्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो घूर्णी गति है, उस घूर्णी गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, ये तीनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, है ना। ये हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो क्या क्या समान रहता है बताया हमने, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण समान रहता है। लेकिन जिसकी हमको आवश्यकता होती है उसी आधार पर हम तीनों में से क्या करते हैं, कोई एक चीज लेते हैं। यहाँ पर हमको, जैसे हमने कल घूर्णन गतिज ऊर्जा निकाला था इसके पहले, तो हमने वेग लिया था। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा किससे मिलकर बनती है, वेग से बनती है ना, इसलिए हमने वेग लिया था। यहाँ पर हमको बल आघूर्ण दिख रहा है। बल आघूर्ण में क्या आया है, बल आया है F = ma, है ना, F आया। और बल किससे मिलकर बनता है बताइए, त्वरण से। तो अब यहाँ पर हम कौन से शब्द को लेंगे, कौन सी राशि को लेंगे, त्वरण को। तो फिर त्वरण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। बात समझ में आ रही ना। कौन सी राशि को उठाना है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण में कौन सी राशि को उठाना है, ये डिपेंड करेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। बल आघूर्ण आया है, इसका मतलब बल आएगा, और बल आएगा मतलब बल किससे मिलकर बनेगा, बल बनेगा द्रव्यमान और त्वरण से। तो द्रव्यमान तो हम ले ही रहे हैं, त्वरण लेना पड़ेगा। और त्वरण में भी फिर दो प्रकार के त्वरण होते हैं, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। और मैंने आपको बताया कोणीय वाली राशि कैसी होती है, यहाँ पर समान होती है, रेखीय वाली अलग अलग होती है। तो बात समझ में आ गई। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, सभी कणों के कोणीय त्वरण तो समान होते हैं, परंतु रेखीय त्वरण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बात समझ में आ गई। और उसके बाद में अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो इस कण का द्रव्यमान m1 है तो रेखीय त्वरण कितना मान लेते हैं, a1। इसका द्रव्यमान m2 है तो रेखीय त्वरण कितना मान लेते हैं, a2। इसका m3 है तो रेखीय त्वरण कितना मान लेते हैं, a3। इसका a4, इसका a5 और इसका an मान लेते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, है क्या किसी प्रकार की दिक्कत? नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर चीज समान है, सिर्फ जो हमको लेना है, यहाँ त्वरण आ रहा है, इसलिए हमने कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बारे में चर्चा की है, ठीक है। क्योंकि बल आघूर्ण बल से मिलकर बनता है, बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बनता है, इसलिए त्वरण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? ओके, ठीक। अब थ्योरी में लिखना क्या है, माना कि कोई पिंड, वही फिर पुरानी घिसी पिटी थ्योरी है। माना कि कोई पिंड घूर्णन अक्ष x डैश के परितः घूर्णी गति कर रहा है। पिंड को n कणों से मिलकर बना माना जा सकता है। फिर स्पष्ट है कि सभी कणों के कोणीय त्वरण तो समान होंगे, परंतु रेखीय त्वरण कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्यों होते हैं, घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग होने के कारण, दूरियां अलग अलग हैं, ठीक है, इस कारण से। फिर बोलेंगे कि माना कि m1, m2, m3 डैश mn द्रव्यमान वाले कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 अप टू rn तथा उनके रेखीय त्वरण क्रमशः a1, a2, a3 अप टू
ए एन है तब से क्या करेंगे, डेरिवेशन को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर सभी को, बन जाएगा। बढ़े आगे, है ना। तो तब बन जाएगा कि नहीं, बोलो एक बार फिर से देखें। माना कि कोई पिंड घूर्णन अक्ष एक्स एक्स देश के परितः घूर्णी गति कर रहा है। पिंड को n कणों से मिलकर बना माना जा सकता है ना। स्पष्ट है कि सभी कणों के कोणीय त्वरण समान होंगे, परंतु रेखीय त्वरण कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। फिर लिखेंगे, माना कि m1 m2 m3 अप टू mn द्रव्यमान वाले कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 अप टू rn तथा उनके रेखीय त्वरण क्रमशः a1 a2 a3 अप टू an है तब, और तब के बाद में क्या कर देंगे, हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं। तो पहले बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा। क्योंकि बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो सीधी सी बात है, पहले क्या निकालना चाहिए, हमको बल निकालना चाहिए। बल के बाद फिर बल आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है। और किसके परितः, घूर्णन अक्ष के परितः, है ना। तो देखें, तब प्रथम कण पर लगने वाला बल क्या होता है बताइए, F इज इक्वल टू m होता है। तो F1 है ना इज इक्वल टू m1 और त्वरण a1, गति के द्वितीय नियम से। क्या दिक्कत है सूत्र में, प्रथम कण लिखिए, इसलिए बल F1 होगा, द्रव्यमान m1 है, त्वरण कितना है, a1 है। क्लियर। तो F इज इक्वल टू m1 a1, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं भैया फर्स्ट, है ना। अब क्या कर दें, अब मुझे बताइए रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध से क्या होता संबंध, बोलिए बोले। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है, याद है, बोलो, नहीं मालूम। रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, यह भी करवा दिया गया है, रेखीय वेग और कोणीय वेग के जस्ट बाद में करवाया गया ये संबंध। जैसे रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है, वैसे ही रेखीय त्वरण इज इक्वल टू कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या होता है, ठीक है। रेखीय त्वरण इज इक्वल टू कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या, मालूम नहीं है आप लोगों को। चलिए, और मैंने बार बार बोला हूं आपको कि रेखीय त्वरण और जब ये सूत्र होता है तो हम पहले कण के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, a1। रेखीय त्वरण तो ठीक है बदलता है, लेकिन कोणीय त्वरण बदलता है क्या, नहीं बदलता। तो ये अल्फा का अल्फा ही रहेगा, और r के स्थान पर क्या आ जाएगा, r1 आ जाएगा, क्योंकि प्रथम कण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जब a1 का मान आया है, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मान रखिए F1 इज इक्वल टू कितना होगा भैया, F1 इज इक्वल टू M1 तो है ही, M1 A1 की वैल्यू यही देखिए आप कितनी आई है, अल्फा R1। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये निकल गया पहले कण पर लगने वाला बल। अभी केवल बल निकला है, अब क्या करेंगे, बल आघूर्ण निकालेंगे, है ना। और बल आघूर्ण किसी भी अक्ष के परितः निकलता है, इसलिए क्या लिखेंगे, अब घूर्णन अक्ष के परितः प्रथम कण पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब घूर्णन अक्ष के परितः प्रथम कण पर
प्रथम कण पर लगने वाला बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है बताइए? टाउ। टाउ इज इक्वल टू एफ आर, बल गुणित दूरी, ये होती शुद्ध। बताओ, अरे टाउ इज इक्वल टू एफ आर होता है कि नहीं? बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये होता है फार्मूला। तो उस आधार पर क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू एफ आर लिखोगे तो टाउ 1 लिखोगे प्रथम कण के लिए, बल F1 लिखोगे और दूरी कितनी लिखोगे? R1 लिखेगा, नो डाउट। ठीक है, अच्छा, टाउ 1 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी लाया बताइए? M1 अल्फा R1, ये F1 की वैल्यू है। और पहले, और यहां पहले से क्या लिखा हुआ है? R1 लिखा हुआ है। इतनी वैल्यू F1 की है और ये R1 अलग से। ठीक, बस जब इतना काम कर लिए तो आपका काम काफी आसान हो गया। तो ये M1 लिखा हुआ है ना, या इसको ऐसा कर लीजिए, अल्फा को सामने कर लीजिए, अल्फा और ये M1 और R1 इंटू R1 कितना होगा? R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब आपने टाउ 1 निकाल लिया है ना, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। हमारा काम हो गया खत्म। प्रथम कण के लिए हमने बल आघूर्ण निकाल लिया। प्रथम कण के लिए बल आघूर्ण निकाल लिया तो आप क्या करेंगे? द्वितीय, तृतीय, nवें कण के लिए बल आघूर्ण हम निकाल सकते हैं। 1 1 है, वहां 2 2 करना है, 3 3 करना है, 4 4 करना है। क्लियर दैट? तो इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, डेश nवे कण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा भैया बताइए? टाउ 1 लिखिए, अब क्या लिखोगे? टाउ 2, अल्फा बदलने वाला नहीं है, M1 के स्थान पर M2, R2 के स्थान, R1 के स्थान पर R2 का स्क्वायर। क्लियर? वैसे ही टाउ 3 इज इक्वल टू अल्फा M3 R3 का स्क्वायर, और ये क्रम क्या होते रहेगा? चलते रहेगा। तो अंतिम में क्या आएगा? टाउ n इज इक्वल टू अल्फा M n R n का स्क्वायर। बात समझ में आ गई इतनी? जब हमने सभी कणों पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण बल आघूर्ण को निकाल लिया तो सभी कणों से कौन बनता है? सभी कणों से कौन बनता है? बोलिए, बोलो। पिंड बनता है। तो अब क्या करेंगे? संपूर्ण पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण किसके परितः? घूर्णन अक्ष के परितः। क्लियर हो गई बात? तो अतः लिख देंगे, अतः संपूर्ण घूर्णन अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण। और क्या करना पड़ेगा बताइए? जोड़ना पड़ेगा सबको। तो संपूर्ण पिंड के लिखेंगे टाउ, है ना, और टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू प्लस टाउ n। मैंने आपको बार बार बताया है, डेडेस के पहले भी प्लस रहेगा और डेडेस के बाद में भी प्लस रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर। अब इसके बाद में टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 का क्या कर देंगे? यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
मान रखिएगा टाउ इज इक्वल टू, है ना, थोड़ा और किनारे से लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू, टाउ वन की वैल्यू कहाँ है, अल्फा m1 r1 का स्क्वायर प्लस टाउ टू अल्फा m2 r2 का स्क्वायर प्लस अल्फा m3 r3 का स्क्वायर प्लस डेडेडेस प्लस अल्फा mn rn का स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या कॉमन निकलेगा? बोलिए, क्या कॉमन निकलेगा? अल्फा कॉमन निकलेगा, तो अल्फा कॉमन निकाल दो। उसमें क्या है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डेस प्लस mn rn का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या होता है, क्या होता है बताइए? समेशन एम आर स्क्वायर लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, समेशन। तो ये अल्फा आ गया और ये लिखेंगे समेशन एम आर स्क्वायर लिख देंगे। और ये क्या होता है भैया, बोलो, आई होता है ना, आई मतलब जड़त्वागुण, सॉरी अल्फा है ना, ये आर बना दिया मैंने, अल्फा आई है ना, अल्फा इंटू आई हो गया। और यहाँ कारण दे देंगे चूंकि समेशन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। और आप देख रहे हैं ये बला गुण है और ये आई क्या है, जड़त्वागुण है। दैट इज ये क्या हुआ, बलागुण और जड़त्वागुण में क्या हुआ, संबंध हुआ। तो यही बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। ठीक, तो मुस्कुरा दो, डेरिवेशन खत्म हो गया है ना, बन जाएगा सबसे, यस, ओके।